चलो करें शुरू। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज अकाउंट से पहली बार, कैसे लग रहा है तुम्हें? बहुत लेट आते हो तुम लोग, वेरी बैड। चलो ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखना, इधर आज तुम्हारी पहली पहली टेस्ट भी है। ये लगा दे, अभी जो लेट आया वो बाहर। टेस्ट कितने पौन घंटे की डाली ना मैम ने? 25 मिनट की है, 25 मार्क्स, सॉरी 25 मार्क्स की है। और बहुत इजी है एक्चुअली वो वाला पार्ट। चलो, तो इसी के साथ आज आगे बढ़ेंगे। मस्त मजा आ जाएगा तुमको आज भी। चलो, तो एस नंबर 13, सुबह सुबह का जोश दिखाओ मस्त। एस नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बाप रे बाप, ज्यादा जोश हो गया। ज्यादा जोश भी अच्छा नहीं है। ओके, अब ठीक है, आ रहा आवाज? चलो बढ़िया। तो एस नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन देखा था, वो रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं अभी। इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन काफी इजी है और वो लिखना भी नहीं पड़ता है सच, पर पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिर इसके बाद आगे बढ़े थे। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। उसमें करंट और नॉन करंट, मतलब एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, वेरी गुड। और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। पर मोर देन 1 ईयर क्या? इंटेंशन टू होल्ड, है ना? क्योंकि मैं खरीदूंगा तब मुझे क्या पता रहेगा कि मैं कितना टाइम होल्ड करने वाला हूँ? ये कब पता चलेगा? अगर मेरा इंटेंशन क्या है ये क्लियर हो तो समझ जाएगा। तो इंटेंशन के बेसिस पे डिसाइड करूंगा क्यों वैल्यू करना है करंट और नॉन करंट, क्या फर्क पड़ता है वैल्यूएशन के लिए, है ना? लॉन्ग टर्म अगर है तो मैं किस पे वैल्यू करूंगा उसको? कॉस्ट पे, अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। और अगर करंट होगा तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या बात है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये सब अभी अभी देख लिया। इसके बाद बेस्ड ऑन इनकम है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इस पे अभी तक आए नहीं अपन दूसरे वाले पार्ट पे आए। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का फॉर्मेट देखा था, याद है? फॉर्मेट में 10 कॉलम्स, 10 कॉलम्स। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं बनाया तो भी चलता है, ठीक है? डिविडेंड नहीं बनाया तो भी चलता है डिविडेंड कॉलम। पर क्वेश्चन में डिविडेंड होगा तो सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 10 के 10। डेट पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और अमाउंट, ये सारे के सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसके बाद जर्नल एंट्रीज देखी थी। जब खरीदते तब क्या एंट्री करते हैं? वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और जब बेचते तभी बैंक टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, क्या बात है? और लॉस हुआ तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, क्या बात है यार, जबरदस्त। तो ये सारी एंट्रीज देखी थी अभी अभी, फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज। फिर इसके बाद बोनस शेयर्स देखे थे। 2:1 का क्या मतलब है? इस बार मैंने जानबूझ के उल्टा बोला, फंस गए। 2:1 का क्या मतलब है? 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, मतलब हर एक शेयर के लिए 2 शेयर मिल सकता है, ऐसे इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है? वेरी गुड। पर बोनस शेयर्स पैसे दे नहीं रहे तो क्या वो अमाउंट कॉलम में आएगा? नहीं आएगा। तो किधर आएगा? सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में। क्या बात है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में आ जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहे। इसका कल क्वेश्चन भी किया था। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ ऐसे दिया कि बोनस शेयर ही बेचे तो एवरेज कॉस्ट लेना मत भूलना। एवरेज कॉस्ट ही आएगा इन एनी केस, अनलेस क्वेश्चन में कुछ और दे दे तो एवरेज कॉस्ट ही लेना पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट मतलब बहुत सिंपल है, अमाउंट कॉलम का टोटल, मतलब जितने भी मैंने अभी तक पैसे खर्च किए डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, एवरेज कॉस्ट बेसिकली, ठीक है? तो एवरेज कॉस्ट निकालना बहुत ही आसान है। और हर बार बेचने पे मैंने बोला था एक चीज आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट फेल। ये क्योंकि भूल जाते हैं, मुझे अच्छे से पता है, मतलब पिछले भी जो बैचेस लिए ना टेस्ट में या वगैरह, कभी कोई ना कोई होता ही जो प्रॉफिट भूल जाता है, क्योंकि वो याद नहीं रहता, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। पर हमेशा याद रखना, बेचते ही पंचायत करने आ जाएंगे रिलेटिव्स, कितना कमाया बताओ, ठीक है? तो बेचते ही रिलेटिव्स के पास जाना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस उनको बताना है, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस याद रखना, बेचते ही प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है? परफेक्ट। फिर राइट शेयर्स, इस पे इसके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। राइट शेयर्स मतलब क्या? मैंने बोला था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर दिए जाते हैं वो होते हैं राइट शेयर्स।
ठीक है, इसके रेशियो का भी सेम मीनिंग है, मतलब 1:2 दिया तो 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। पर राइट शेयर में शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? या तो सब्सक्राइब कर ले, मतलब कंपनी से शेयर खरीद ले, उस हक को जता दे, मतलब मेरा हक है तो मैं खरीद लूंगा, ठीक है। नहीं तो रिनाउंस कर दे या सेल कर दे। तो रिनाउंस करना मतलब क्या? मेरा जो हक था वो मैंने किसी और को दे दिया है, और वो बेचने पे जो पैसे मिलते हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा? आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हक बेचा है, शेयर नहीं बेचा है, इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कब आएगा? जब मैं इन्वेस्टमेंट खरीदता है बेचता हूं। पर इस बार मैंने क्या खरीदा है बेचा है? राइट, हक। तो ये डायरेक्ट कहा जाएगा? पीएनएल, ठीक है। और जो राइट से खरीदे वो कहाँ आएंगे फिर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि वो राइट्स मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब मैंने शेयर खरीद लिए, तो वो कहाँ पे आएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चलो वेरी गुड, तो यहां तक लिख लिया था ना आई गेस। चलो अभी क्वेश्चन पे ही जाते डायरेक्ट। तुम्हारे नोटबुक्स निकाल लो, और जिसके पास नोट्स होंगे वो भी निकाल लो, जिसके पास नहीं होंगे तुम यहाँ पे देख सकते हो। कितने लोगों के पास नहीं है यहाँ पे नोट्स अब तक? तो मैं लेके आने को मुझे 1 2 3 4 5 6। तो आज पहली बार आया क्या? क्या नाम? अच्छा, तुझे ट्राई कर जितना समझे। तूने देखे क्या पहले वाले? मैंने यूट्यूब पे डाले थे, नहीं देखे? यूट्यूब सब्सक्राइब करो मित्रों, वोटिंग करो तो वोटिंग। आजा, अरे पहली बार है ना, अभी माफ कर दे तो आजा आजा। नहीं तो फिर तुमको अगर लेट हुआ तो विद एक्शंस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना पड़ेगा। अगर लेट हुआ तो रास्ते में प्रैक्टिस करते करते आओ। चलो देखो, ये 2 क्वेश्चंस किए थे कल, अभी आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे। क्वेश्चन नंबर 8, मेरी पनिशमेंट इन तक कम्युनिकेट कर देना अचानक। चलो पढ़े साथ में। चलो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि अपन किसके बुक्स में? इन्वेस्टर के बुक्स में। कौन है यहाँ पे इन्वेस्टर? रजत। रजत साहब अपने इन्वेस्टर है ऑन 1 अप्रैल 2011। X1 है, 21 भी मान सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजत हैज कितने शेयर्स है? हैज, बैलेंस, ठीक है। हैज का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस है पहले से भाई मेरे पास, मैंने इस साल नहीं खरीदे, मेरे पास पहले से। तो पहले से मतलब क्या? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बैलेंस लिखना पड़ेगा अपने को। एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। तो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किस पे हुआ रहेगा? बुक वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? बुक वैल्यू। सही थे तुम लोग। देखो सिंपल है, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, किसके एंगल सोचना? इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर हूं, मैं मार्केट से शेयर खरीदता हूं, उसकी फेस वैल्यू क्या है कभी सोचता भी हूं क्या मैं? जिसने देखा उसने देखा, नहीं तो लोग देखते भी नहीं है। तो मैं रिकॉर्ड करते क्यों सोचूंगा फेस वैल्यू क्या है? वो तो कंपनी इश्यू करते वक्त सोचेगी फेस वैल्यू क्या है, तो शेयर कैपिटल में उतना डालो, बचा हुआ प्रीमियम में जाएगा। ये सब इन्वेस्टर को लेना देना है क्या? नहीं। तो इन्वेस्टर के इसमें फेस वैल्यू कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, अनलेस डिविडेंड का रेट दिया हो। डिविडेंड का रेट दिया हो तो किस पे करते डिविडेंड? फेस वैल्यू पे, है ना, तभी काम में आएगा, नहीं तो काम में नहीं आता है, ठीक है। तो 50,000 शेयर है, बुक वैल्यू 15 पर शेयर। परचेस किए हैं 20 जून को, अनदर 10,000 शेयर एट 16 ईच। इशूड बोनस हुआ है, यहाँ पे राइट्स भी है। ओके, मजा आएगा। चलो तो एक काम कर सकते, जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं तुम भी बना सकते हो तुम्हारे बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ रजत। डिविडेंड नहीं है तो कितने कॉलम्स? 8 कॉलम्स।
एकदम स्पेस मैनेजमेंट हो रहा होगा तुम्हारा यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ रजत 8 कॉलम्स कैसे फिट करे, 8 ही मुश्किल से फिट हो रहे होगे ना, 10 कैसे करोगे? इन द बुक्स ऑफ रजत। एक्चुअली मेरे पास था बनाया हुआ, छोड़ो। चलो मेरा तो हो गया, तुम लोग कहाँ तक आए? रुपीस। चलो शुरू करें। अभी लिखना मत, अभी इधर ध्यान दो, इसमें काफी चीजें अलग भी है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो करें शुरू, सबका ध्यान है। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन से दिन पे आएगा? फर्स्ट डे, मतलब 1/4/11 या x1 लिखा तो भी चलेगा, क्वेश्चन में x1 है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास? इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? चार्जिंग चली गई। ठीक है, 1-2 मिनट सिर्फ। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन में नंबर ऑफ शेयर्स तुम लिख सकते हो तब तक। 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और अमाउंट कॉलम में कितना आएगा? 15,000 इंटू 15। अच्छा 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और अमाउंट कॉलम में कितना आएगा? 7,50,000, क्योंकि 15 का एक शेयर है तो 50,000 शेयर के हिसाब से होता है
7,50,000। $50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में चाहिए तो मैं कैलकुलेशन दे सकता हूँ, इंटू 15, तो ये हो जाता है 7.5 लाख। तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, मैं एक एक लाइन छोड़ता हूँ, है ना, हर इसके बाद, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। मतलब एक एंट्री करोगे, एक लाइन छोड़ दो, ताकि ऑलरेडी क्योंकि वो कॉलम्स बहुत ज़्यादा है, तो तुम उसमें भी चिपका के लिखोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। ऊपर से जिसके हैंडराइटिंग खराब है तो उसके तो और बुरा। ठीक है, तो खुला खुला लिखो, एक एक लाइन छोड़ो आराम से। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट, कब परचेस किए? 20 जून, 20 जून 11। जिसके हैंडराइटिंग खराब है ना, कौन है यहाँ पे जिसके हैंडराइटिंग खराब है? काफी लोग है। जिसके हैंडराइटिंग खराब है ना, तुम एक काम कर सकते हो, जो खराब हैंडराइटिंग है ना, वो खराब हैंडराइटिंग ही एक जैसी निकालो। तुम खराब हैंडराइटिंग में भी 10 अलग अलग हैंडराइटिंग निकालोगे, कुछ लेटर्स इधर सो रहे, कुछ लेटर्स इधर सो रहे, कुछ सीधे तो और भी खराब दिखेगी। एक जैसी खराब हैंडराइटिंग निकालने का ट्राई करो जिसका खराब है, ठीक है प्रेजेंटेशन तो भी अच्छा दिखेगा। चलो, टू परचेस किया मतलब टू क्या आएगा? टू बैंक। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 10,000। कितने में खरीदे? 16 पर शेयर। कुछ ब्रोकरेज वगैरह दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे सीधा 1,60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट पे क्या हो रहा है? बोनस। 1 अगस्त को क्या हो रहा है? बोनस हो रहा है। चलो, बोनस 1 अगस्त, सबसे पहले डेट लिख देता हूँ, 1 अगस्त 11। यहाँ पे क्या लिखो? 2। वेरी गुड, 2 बोनस। कितने शेयर्स मिल रहे हैं मुझे? कैसे निकाला? 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। तो मेरे पास कितने अब तक शेयर्स? 60,000। अब तक कितने शेयर्स है वो चेक किया करो। 60,000 शेयर्स है, तो 60,000 पे बोनस का रेशियो है 1:6, इसलिए इंटू 1/6 किया तो मुझे 10,000 शेयर्स मिलेंगे बोनस में। अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, ऑन 31 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है तुम लोगों के लिए। 31 अक्टूबर को क्या हो रहा है देखो, 31 अक्टूबर 11। The directors of P Limited announced a right issue which entitles the holders to subscribe 3 shares for every 7 shares at 15 per share. Shareholders can transfer their rights. Okay. रजत ने 1/3 ऑफ राइट बेच दिए, सोल्ड 1/3 ऑफ एंटाइटलमेंट टू उमंग, 2 रुपए पे बेच दिए, और रेस्ट सब्सक्राइब किए है 5 नवंबर को। ठीक है, तो अभी इसके लिए ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी डेटा है अपने पास। आई थिंक इतना सफिशिएंट हो जाएगा ना वर्किंग नोट, तो छोड़ो नीचे बना देते। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है, लिखना मत, यहाँ पे ध्यान दो, लिखने को टाइम मैं दूंगा। चलो देखो, इसको लिखते कैसे? राइट शेयर्स मिलने वाले हैं उसको, बराबर। तो राइट शेयर्स किस पे मिलते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उस पे। तो सबसे पहले लिख लिया करो कि एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑन 31 अक्टूबर 11। मतलब जिस दिन राइट्स अनाउंस हुआ है उस दिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो मेरे पास कितने शेयर्स है? 70,000 शेयर्स है। राइट्स रेशियो में यहाँ पे लिख लेता हूँ। राइट्स रेशियो क्या है? क्या है राइट्स का रेशियो? 3:7। मतलब क्या? 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड। देयरफॉर नंबर ऑफ राइट्स रिसीव्ड 30,000। वेरी गुड, नंबर ऑफ राइट्स रिसीव्ड, इसको निकालते हैं 70,000 इंटू 3/7, 30,000 राइट्स मिले हैं। चलो, अब इस 30,000 का उसने क्या किया है देखो, तुम ऐसे भी बना सकते हो या तो टेबल में लिख सकते हो नीचे। 30,000 का क्या किया? एक तो सोल्ड है कुछ और कुछ सब्सक्राइब है, तो 1/3 सोल्ड किया है, बराबर, मतलब 2/3 सब्सक्राइब किया है। तो मैंने बेचे कितने?
10,000 शेयर्स और सब्सक्राइब किए कितने 20,000 शेयर। सब्सक्राइब कितने रुपए में किए होंगे 15। कंपनी ने राइट्स के पर शेयर प्राइस क्या बोली थी ₹15, तो 15 में सब्सक्राइब किए होंगे और सोल्ड किए कितने रुपए में उन्होंने बोला है। मतलब मैंने जिसको बेचा ना उससे 2 रुपए चार्ज किए, तो वो मुझे 2 रुपए देगा और कंपनी को 15 रुपए देगा। इसको राइट्स बेचना बोलते हैं। तो राइट्स बेचे तो 2 रुपए मिलेंगे, मतलब टोटल कितने पैसे मिलेंगे 20,000। ये 20,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा क्या, ये कहा जाएगा पीएनएल में, तो इसलिए यहाँ पे लिख देना पड़ता है। इसको भी मार्क्स होते हैं, ये विदाउट फेल लिखना होता है, टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। ये विदाउट फेल लिखो, इसको मार्क्स होते हैं। और इसके पैसे कितने दिए 3 लाख, तो ये 3 लाख कहाँ जाएंगे। चलो तो अभी ये वर्किंग नोट के मदद से, ये वर्किंग नोट के मदद से आंसर लिखेंगे। 31 अक्टूबर 11 डेट आएगी क्या या नहीं, क्या डेट आएगी बोलो। वेरी गुड, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है कुछ कुछ लोगों ने। देखो क्या बोला है, ऑन 31 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर को डिक्लेयर किया राइट्स। तो मेरे लिए डिक्लेयर के रेट रिलेवेंट नहीं है। मैं एज ए इन्वेस्टर एंट्री कब करूंगा, जब मैं पैसे दूं। तो मैंने पैसे किस दिन दिए चेक करो, 5 नवंबर है। देखो बोला है सब्सक्राइब द रेस्ट ऑन 5 नवंबर, तो मैंने पैसे 5 नवंबर को दिए, तो यहाँ पे डेट आएगी 5 नवंबर 11 5/11/11। तो यहाँ पे 2 क्या आएगा बोलो, वेरी गुड, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सब्सक्राइब किए मतलब बैंक से पैसे गए। कितने शेयर्स 20,000, 3 लाख रुपए में। क्या बात है, समझा ये वाला एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस। और कुछ हुआ है आगे, अरे रुक गया क्वेश्चन यहाँ पे, मजा आ रहा था अभी अभी तक तो। सेल किया ही नहीं ना, नहीं इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किया, राइट सेल किया था, उसका पीएनएल में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स बेचे होते तो उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेते। तो अभी लास्ट स्टेप क्या बचती फिर अपनी, बैलेंस निकालना। 31 मार्च बाय बैलेंस, कितने शेयर्स बचे हैं 50, 60, 70 और 20, मतलब 90। और अमाउंट का बैलेंस कितना है 9,10,000 और 12,10,000। टोटल किया, बस बैलेंस लिख लिया और इधर टोटल लिख लेंगे। समझा है, चलो यू कैन स्टार्ट। सिर्फ छापना मत, देखे करो अच्छे से समझ के। कोई भी डाउट आए लिखते लिखते तो बोलना, इसमें सेल की एंट्री थी नहीं। सेम डे परचेस और सेल ऐसा, हाँ तो देख रियल लाइफ में तुझे पता है, तूने पहले परचेस किया है सेल किया है, तो पहले जो किया रहेगा उसकी एंट्री होती है। इसमें डेट दिया रहता है, इसलिए इसमें अलग अलग डेट होती है। इसमें ऐसे देना ही पॉसिबल ही नहीं ना, या फिर वो टाइम के साथ देंगे, क्योंकि पहले जो हुआ उसकी एंट्री होगी। क्योंकि तूने पहले परचेस किया ना, तेरा एवरेज कॉस्ट चेंज हो जाता है, तो वो रियल लाइफ में समझ जाता है। इसमें तो देंगे ही नहीं, फिर वैसे दिया भी तो फिर टाइम के साथ देना पड़ेगा उनको। ये पूरा सॉल्यूशन है तुम लोगों के सामने। तुम तो विदाउट देखे लिखने का भी ट्राई कर सकते हो सके तो, जहां तक पॉसिबल हो। पढ़ रहे एक, अभी क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले लास्ट कंसेप्ट तुम्हें पता होनी चाहिए। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज की जो लास्ट कंसेप्ट है कौन सी, डिविडेंड। क्या बात है, डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड में क्या है, सिंपल है, डिविडेंड मिला तो डिविडेंड कॉलम में लिख दो बाय बैंक। क्या है इतना उसमें कंसेप्ट उनसे। चलो देखते, ये देखो ये टाइमलाइन दिख रही है, ठीक है। ये वाला साल है 21, 22। ये कब खत्म होता है 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 को साल खत्म हुआ। मैंने शेयर्स कब किस दिन खरीदे पता है, ये देखो ये शेयर्स परचेस्ड 1 मई 22।
अभी होता क्या है, रियल लाइफ में भी होता है ये काफी, कंपनी को डिविडेंड देना है ना, तो कंपनी डिविडेंड कौन से बेसिस पे देती है, प्रॉफिट्स के बेसिस पे। प्रॉफिट्स कब पता चलते हैं, ईयर एंड, मतलब, और ईयर एंड भी इमीडिएटली 31 मार्च को, उस दिन रात को बैठ के वो तुम बना नहीं लेंगे सब, नहीं नहीं आज ही बनाना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद वो अकाउंटिंग अक्यूमुलेट करेंगे, सारे फाइनेंशियल्स एक साथ लाएंगे, फिर ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर वो अप्रूवल को जाएगा, फिर फाइनल बनेगा, फिर ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। उसके बाद जाके क्या फाइनल होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है जनरली एजीएम में। तो मतलब 31 मार्च का जो साल था ना, उसका डिविडेंड डिक्लेयर होता है अगस्त सितंबर में या जुलाई में, तो वो पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अभी हुआ क्या देखो, मैंने शेयर्स कब खरीदे, 1 में 22, और डिविडेंड डिक्लेयर किस दिन हुआ, 1 अगस्त 22, ठीक है। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन, शेयर्स किसके पास थे, मेरे पास, मैंने 1 मई को खरीदे थे, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छे से समझो, 21-22 का साल था, साल कब खत्म होता है, 31 मार्च 22, मैंने शेयर्स खरीदे ये साल खत्म होने के बाद, मतलब 1 मई 22 को। अभी 1 मई 22 को खरीदा और 1 अगस्त 22 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कब का, पिछले साल का, 21-22 साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अभी 21-22 में क्या मैं शेयर होल्डर था, तो क्या मेरा हक है उस प्रॉफिट पे, उस डिविडेंड पे, पर क्या वो मुझे मिलेगा डिविडेंड, बिल्कुल मिलेगा। कंपनी के चेक थोड़ी करने जाएगी उस दिन पे किसके पास डिविडेंड था, अभी साल भर में एक दिन इसके पास था, चलो एक दिन का डिविडेंड इसको देते हैं। कंपनी का सीधा ही काम है क्या, सिंपल है, जिस दिन रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी जाती है उस दिन जिसके पास भी शेयर है उसको डिविडेंड मिल जाएगा। इसलिए तुम देखोगे ना, डिविडेंड अनाउंस होते ही शेयर की प्राइस बढ़ती है, शेयर की प्राइस बढ़ती है, और फिर डिविडेंड पे करते ही कम हो जाती है। तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, उसका रीजन है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया ना, तो उस दिन पे जिसके पास भी शेयर है उसको इमीडिएटली क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा था, डिविडेंड का मैं हकदार भी नहीं हूँ, मैंने एक्विजिशन, शेयर एक्वायर करने के पहले का डिविडेंड, ये तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, मतलब मेरे एक्वायर करने के पहले का प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अभी इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे मेरा हक नहीं है। अभी होता क्या है देखो, कभी कभी तुम शेयर खरीदते हो ना, जब डिविडेंड अनाउंस हुआ तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, फिर बाद में डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हो जाए तो शेयर की प्राइस फिर से कम हो जाती है। तो शेयर की प्राइस तो कम हुई, पर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेटेड है। मतलब जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, देखो 100 का शेयर था और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 105 तक पहुंच गया, लगभग 5 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो शेयर की प्राइस बढ़ के कहाँ तक पहुंच गई थी, 105, और मैंने 105 में खरीद लिया, और बाद में मुझे 5 रुपए डिविडेंड मिल गया, तो शेयर प्राइस 100 रुपए हो गई। अभी यहाँ पे मैंने 105 में खरीदा था और अभी शेयर प्राइस कम हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डिविडेंड का मैं हकदार भी नहीं हूँ, तो इस डिविडेंड को पीएनएल में डालना गलत है, क्योंकि ये तुम्हारी इनकम नहीं है भाई, ये तुम्हारी इनकम हो ही नहीं सकती, तुम उस साल शेयर होल्डर थे ही नहीं, तो अभी इसको पीएनएल में नहीं डाल सकते। तो इसीलिए एएस ने क्या बोला पता है, तुमने परचेस करते वक्त कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी है डिविडेंड के लिए, तुमने परचेस करते वक्त क्या करी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी है, तो अभी एक काम करो, डिविडेंड मिल रहा है ना, तो क्या करो, कॉस्ट में से माइनस कर दो। मतलब अपन डिविडेंड की एंट्री क्या करते हैं, देखो बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड क्रेडिट होता है और बैंक में पैसे आते हैं, तो डिविडेंड को क्रेडिट करता हूं और ये डिविडेंड कहाँ जाता है, पीएनएल में। पर अगर डिविडेंड प्री एक्विजिशन रहा, प्री एक्विजिशन का क्या मतलब है, जिस पीरियड का मैं ओनर भी नहीं था उस पीरियड का डिविडेंड मुझे मिल रहा है, जिस पीरियड ओनर भी नहीं था उस पीरियड का डिविडेंड मुझे मिल रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है, ये इनकम नहीं है। इससे क्या करो, कॉस्ट कम कर दो। कॉस्ट कैसे कम करेंगे, बैंक अकाउंट में पैसे तो आएंगे ही आएंगे, पर क्रेडिट किसको करूं, इन्वेस्टमेंट, किसको क्रेडिट करूं, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, कंसेप्ट इतनी सी है, पर अच्छे से समझो, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछो। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स लूंगा, डाउट्स कुछ हो गए तो बोलना। देखो डिविडेंड मुझे मिल रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं, मेरी इनकम है, अपन ने डिविडेंड कॉलम बनाया है तो मैं सीधा डिविडेंड कॉलम में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे ये वाले सिनेरियो में देखो, मैंने जो एग्जांपल दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है बाद में, और मैंने शेयर अगर उसके पहले ही खरीदे,
मतलब मैंने बाद में खरीदे, वो साल खत्म होने के बाद, और उस साल का डिविडेंड मुझे मिल रहा है क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे मैं शेयर होल्डर था। पर ये जिस साल का डिविडेंड है ना, उस साल तो मैं शेयर होल्डर भी नहीं था, तो ये मेरा इनकम नहीं है, मेरा हक नहीं था इस डिविडेंड पे, फिर भी मुझे मिल रहा है। तो इसने बोला एक काम करो, तुम्हारा कॉस्ट कम कर दो, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी होगी, तो इसलिए तुम्हारा क्या कर दो, कॉस्ट कम कर दो। कॉस्ट कम मतलब कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसको डेबिट बैलेंस होता है, तो उसकी कॉस्ट कम कैसे होगी, जब उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये उसकी पूरी कंसेप्ट है। इसको नाम दिया गया है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब क्या, मैंने अक्वायर किए ना शेयर्स, उसके पहले का डिविडेंड है प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्लियर है? कुछ भी डाउट्स हो गए तो पूछ लो। कुछ भी नहीं, मतलब मैंने इतना अच्छा समझाया या क्या? हाँ हाँ, पर उसने बेच दिए तो उसको मिला ही नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ, गया, उसको मिलेगा ही नहीं ना डिविडेंड। अगर मिला ही नहीं तो नोशनल इनकम कैसे बुक करेगा वो? डिविडेंड टाइम बेसिस पे नहीं होती ना। जो अपना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है ना, उसमें टाइम बेसिस पे होता है, क्योंकि उसमें फिक्स पता है डिविडेंड, क्या फिक्स पता है तुझे कितना मिलने वाला है, तो डिविडेंड अक्रू ही नहीं होता है। डिविडेंड अक्रू कब होता है, जब वो डिक्लेयर किया जाए। इंटरेस्ट अक्रू हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट पता है मुझे इतने पीरियड का इतना है, पर डिविडेंड अक्रू नहीं हो सकता। समझा है? पक्का? क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो अभी एक काम करो, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, यहां पे आ जाओ, डिविडेंड। डिविडेंड अपना राइट शेयर्स के नीचे जगह थी क्या, नहीं ना? हाँ, तो आगे लिख लो, इस क्वेश्चन के बाद लिख लो डिविडेंड। डिविडेंड इज इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। Dividend received is transferred to P&L account except when it is pre-acquisition dividend. पीछे वालों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, थोड़े दिन झेल लो बस। नहीं दिख रहा? यहां तक लिख लिया, एक्सेप्ट तक? हाँ, अभी देखो ये टाइमलाइन भी बना लो, ताकि बाद में तुम रिवाइज कर पाओ, तो तुम अच्छे से समझो। ये 21-22 का साल है, ईयर एंड हुआ 31 मार्च, तुमने शेयर्स परचेज किए 1 मई को, और डिविडेंड रिसीव हुआ फॉर 21-22, और उसके नीचे ये लिखना। तुम्हारे नोट्स एकदम मस्त बन रहे, संभाल के रखना। तुम्हारे नोट सोने के भाव में बिकेंगे बाद में। हाँ। मैं तो सोनार हो रहे, मैंने तो बनाए। बाहर वालों को, नॉन इम्पैक्टियन को। Dividend received on shares for period prior to its acquisition is called pre-acquisition dividend. It is used to reduce cost of investment.
हुई गयो की, थाई गयु के साक्षी। अपने पास गोवा के भी स्टूडेंट्स है, तो जिसको गोवा में कुछ हेल्प चाहिए, बुकिंग करानी हो सस्ते में, सब कौन सा कैफे अच्छा है, क्या अच्छा है, सब इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगी। हमें तो उसने स्पॉन्सर ही दे दिया है, उसने बोल दिया मैं तो पूरा स्पॉन्सर ही करने वाली। हुआ लिख के, हुआ लिख के। हो गया। तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया। संस्कृति। इतनी मुरझाई मुरझाई क्यों तू, कोई टेंशन? ठीक है, हुआ। क्वेश्चन करें इसका? चलो क्वेश्चन करते, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। समझ के लिखा है पूरा? ये जो मैंने अभी अभी बोला बस वही लिखवाया हुआ है पूरा अच्छे से। चलो क्वेश्चन करेंगे अभी इसका। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11। अभी 10 कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिविडेंड भी आ जाएगा, तो तुम्हारे स्किल्स चेक होंगे अभी यहाँ पे। मार्जिन यूज कर सकते हैं आइडियली, पर हो जिसको पॉसिबल हो मार्जिन मत यूज करना, क्योंकि आजकल पेपर स्कैन होते हैं, तो वो फोल्ड वगैरह में इनकेस तुम्हारा मार्जिन का कुछ पार्ट चला जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे चलता है मार्जिन में, मैंने देखे हुए पेपर्स जिन्होंने मार्जिन में लिखा और उनको मार्क्स भी मिला हुआ है, पर हो सके तो अंदर फिट हो रहा हो तो ट्राई कर लेना। पर्टिकुलर्स कॉलम कुछ बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बाय बैंक वगैरह एंट्रीज आती है। तुम्हें वो फाउंडेशन का ये याद आ गया होगा, क्या था वो, अकाउंट करंट, उसमें ऐसे ही था ना। अच्छा 2 पेज में बनाते थे, इसको भी बना सकते हो वैसे 2 पेज पे। 2 पेज पे अलाउड होता है। इंस्टीट्यूट का भी 2 पेज पे अलाउड होता है, कोई इश्यू नहीं। हॉरिजॉन्टल मत लिखना गलती से कभी, पेज ऐसे करके मत लिखना पेपर में, 2 पेज पे लिखना भले ही, वो अलाउड होता है। चलो मेरा तो हो गया।
करें शुरू? फॉर्मेट बना लिया तुम लोगों ने? चलो शुरू करते हैं। अभी सबका ध्यान इधर होना चाहिए। लिखने की घाई मत करना, जैसे तुमको पता है मैं टाइम देता हूं, सो डोंट वरी। चलो, एक्स वाई लिमिटेड हैज का मतलब बैलेंस। क्या बात है, 1/4 को बैलेंस। कितने का बैलेंस है? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने नंबर ऑफ शेयर है बैलेंस में? 15,000। कितने का? 15 रुपए का। तो मतलब कितना अमाउंट आएगा? 2,25,000। देखो, जब तक डिविडेंड कॉलम में, मतलब डिविडेंड मेरा पीएनएल वाला डिविडेंड नहीं आएगा, तब तक डिविडेंड कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। डिविडेंड कॉलम में कुछ लिखना ही नहीं है। आगे देखते क्या हुआ। ऑन 1 जून 2011 XY लिमिटेड अक्वायर्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉर 1 लाख। तो डेट क्या है नेक्स्ट? 1 जून 11 परचेस किया है, तो क्या लिखूं? टू बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स। कितने का? 20 रुपए का एक, मतलब 1 लाख। उन्होंने अमाउंट ही दे दी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट 1 लाख लिख लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो रहा है? 1 जून के बाद बोनस और राइट्स हो रहे। ठीक है, बोनस किस दिन हो रहा है? 1 जुलाई। बोनस रेशियो क्या है? 1:5। तो कितने बोनस मिलेंगे मुझे? मेरे पास 20,000 शेयर्स थे और 1:5, मतलब भी 1/5 करूंगा, मुझे 4,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे। आई होप बोनस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं? चलो बढ़िया। 4,000 बोनस शेयर्स आ जाएंगे 1 जुलाई को। नेक्स्ट, शेयर्स आर टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट शेयर्स मिलने वाले कब? 1 सितंबर को। कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स एट 20% प्रीमियम। नो डिविडेंड वॉज पेएबल ऑन दिस शेयर्स। ठीक है, इन्होंने बोल दिया। आगे देखते हैं। इसका वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा, तो मैं नीचे जाता हूँ, वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑन बोनस। राइट्स की डेट क्या थी? 1 सितंबर 11। कितने थे शेयर्स मेरे पास? 5, 4 और 24,000 शेयर्स थे मेरे पास। राइट्स का रेशियो क्या है? 1:6। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे? राइट्स रिसीव्ड 24,000 इंटू 1/6, 4,000 मिले। अभी कितने सब्सक्राइब किए, कितने नहीं? कुछ दिया हुआ है? कितने? हाफ सब्सक्राइब किए और हाफ नहीं किए। तो चलो ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड और रिनाउंस्ड या सोल्ड। चलो इधर हाफ और इधर हाफ, मतलब 2,000 शेयर सब्सक्राइब किए, 2,000 शेयर्स रिनाउंस किए। सब्सक्राइब कितने में किए? 20% प्रीमियम, मतलब 20% प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू पे प्रीमियम आएगा, भूलना मत। फेस वैल्यू पे प्रीमियम आता है। प्रीमियम या डिस्काउंट किस पे होता है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। और 20% प्रीमियम मतलब 12 रुपए में राइट शेयर्स मिला है। ठीक है, तो 12 रुपए में राइट शेयर्स मिला है, सब्सक्राइब किए हैं 12 रुपए में, तो इसके लिए मैंने 24,000 भरे। और रिनाउंस कितने में किए? 8 रुपए। बेचने पे 8 रुपए मिले, तो ये 16,000। तो ये 16,000 कहाँ जाएंगे? वेरी गुड, ये जाएगा टू
बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। 16,000 मिलेंगे। ये 8 रुपए कहाँ से आया? ये सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ था यहाँ पे, सोल्ड एट ₹8 पर शेयर। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गई, ये हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट डेट क्या है? चेक करो चेक करो चेक करो। अच्छा नहीं, लिखा ही नहीं मैंने, 2 मिनट। वर्किंग नोट बनाया पर लिखा ही नहीं यहाँ पे। राइट्स किस दिन सब्सक्राइब किए? डेट दी हुई है क्या? 1 सितंबर को ही। पेमेंट की डेट नहीं दी ना शायद। ठीक है, तो 1 सितंबर ही आएगा यहाँ पे। 1 सितंबर को मैंने राइट शेयर्स खरीदे, तो टू बैंक कितने सब्सक्राइब किए? मैंने अभी नंबर निकाला था, 2000 सब्सक्राइब किए थे। कितने में किए थे वो भी निकाला था जस्ट। 12 रुपए एक में, मतलब 24,000 में। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे देना। चलो नेक्स्ट डिविडेंड है। चलो डिविडेंड के लिए क्या दिया है देखो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, ये ध्यान देना ये नया है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, मतलब कब का है ये? लास्ट ईयर का। ओके, वेयर डिक्लेयर्ड बाय एबीसी लिमिटेड एट द रेट 20%। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ पर शेयर कितना डिविडेंड है? 2 रुपए। 20% का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू का 20%। ठीक है, फेस वैल्यू का 20%, तो 2 रुपए डिविडेंड है। तो डिविडेंड आएगा कितना? 2 रुपए पर शेयर, और 31 अक्टूबर को मिला हुआ है। चलो एक बार चेक करते हैं मेरे पास पहले से कितने शेयर्स थे और इस साल कितने शेयर्स आए, वो चेक करते। देखो 15,000 का क्या था मेरे पास? ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये शेयर्स पहले से थे, तो क्या इस शेयर्स का हकदार था मैं डिविडेंड लेने का? हाँ बिल्कुल था, ये पिछले साल थे मेरे पास शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस है ना। पर जो 5,000 खरीदे, कब खरीदे 5,000 शेयर्स? 1 जून इस साल, और इन शेयर्स पे किब का डिविडेंड मिल रहा है? पिछले साल का। तो क्या इन शेयर्स, ये शेयर्स पे हकदार थे अपना रिसीव करने का डिविडेंड? नहीं थे, तो इन पे जो डिविडेंड मिल रहा है उसका क्या करेंगे? कॉस्ट से कम कर देंगे। ठीक है, और ये जो बोनस और राइट्स है ना, बोनस पे तो क्लियरली दे दिया है शायद, राइट्स पे दिया है नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दिस शेयर्स। अभी देखो अगर नहीं भी दिया रहता ना, ये नीचे नोट लिख लेंगे अपन, तो भी बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलता, क्योंकि डिविडेंड कब का है? पिछले साल थे क्या बोनस और राइट शेयर्स? नए पहली बार इशू किए ना ये शेयर्स, ये पहले थे ही नहीं। देखो ये 5,000 शेयर्स भी मैंने इसी साल खरीदे, पर ये पहले से थे मार्केट में, मैंने मार्केट से खरीदे। पर बोनस और राइट्स तो इशू ही इस साल हुए, इन पे क्यों पिछले साल का डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड पिछले साल का है, तो जो शेयर्स इशू ही इस साल हुए ना उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर नहीं भी देते तो भी बोनस और राइट्स पे डिविडेंड आता ही नहीं। ये नीचे नोट लिख लेंगे एक बार। ये लाइन क्लियर है क्या सबको? अभी जो बोली वो, क्योंकि शेयर्स इशू इस साल हुए ना, तो उस पर क्यों डिविडेंड मिलेगा पिछले साल का? सिंपल है। तो अभी देखो डिविडेंड का एक वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। तो इसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल फॉर डिविडेंड। क्या हो गया, कुछ डाउट? 20,000, मुझे 20,000 शेयर्स पर डिविडेंड मिलने वाला है। मेरे पास 15 पहले से थे, 5 इस साल खरीदे, और बचे हुए तो बोनस और राइट्स है जिस पर डिविडेंड ही नहीं मिलने वाला। तो एलिजिबल फॉर डिविडेंड कितने शेयर्स है? 20,000। तो 20,000 में से यहाँ पे लिखता हूं मैं डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपीज। ये कैसे आया? 10 रुपए फेस वैल्यू है, इसका 20%, 2 रुपए डिविडेंड पर शेयर है। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड 40,000 मिलेगा। पर इस 40,000 में से इनकम कितनी है? 30,000। तो ये भी तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको भी तुम टेबल में ही कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से मैं 2 पार्ट्स कर दे रहा हूं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन और पोस्ट। तो मेरे अक्वायर करने के पहले 5,000 शेयर्स थे, इन मतलब ऐसे शेयर्स 5,000 है जो मैंने इस साल अक्वायर किए, और इनके अक्वायर करने के पहले का डिविडेंड मिल रहा है मुझे इन 5,000 शेयर्स पे।
मतलब अक्वायर 1 जून को किए ना, और उसके पहले के पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। इस पे 2 रुपए मतलब कितना, 10,000 रुपए जो है ना वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो और बचे हुए 15,000 पे जो डिविडेंड मिल रहा है ये इनकम है मेरी 30,000। तो ये कहा जाएगा रिड्यूस, रिड्यूस क्या होगा इससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये 30,000 ये इनकम है, ये डिविडेंड, पीएनएल नहीं, ये अपना डिविडेंड कॉलम बनाया ना अपन ने, ठीक है। तो डिविडेंड कैसे मिलता है बैंक में, कौन से दिन मिला है, 31 अक्टूबर को ना, 31 अक्टूबर 11। बाय बैंक, देखो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड और टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 40,000 बैंक में आए, डिविडेंड कॉलम में कितना जाएगा 30 और इन्वेस्टमेंट कॉलम में 10,000। तो देखो यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 10,000। इन्वेस्टमेंट कॉलम में क्यों लिखा, कॉस्ट कम करिए। जब इन्वेस्टमेंट को परचेस करते तो उसकी कॉस्ट बढ़ती तो डेबिट में आता है ना, तो कॉस्ट कम करनी तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो कॉस्ट कम कर दी। समझा ये वाला अच्छे से, 2 मिनट देख लो अच्छे से समझा है क्या, तो ये आगे बढ़ेंगे। 20,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिला है, 15,000 शेयर्स ऐसे थे जो पहले से थे तो उन पे डिविडेंड मिलना ही चाहिए, तो उनका डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में डाल दिया, वो इनकम है। पर 5,000 शेयर्स ऐसे थे जो मैंने इस साल खरीदे जिन पे डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी मिल गया, तो उससे क्या करूंगा मैं, कॉस्ट कम करूँ। समझा है, बढ़े आगे, पक्का, चलो गुड। अभी देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट तो हो गई, उसका फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड देखो ये क्या दिया है, सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2012। ठीक है, लिखने की भाई मत करो, कुछ कुछ लोग लिख रहे, मत लिखो। सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग मतलब मेरे पास कितने शेयर्स है अभी टोटल 26,000, तो हाफ बेचे मतलब कितने बेचे 13,000, तो हाफ शेयर्स बेचे हैं 16.5 पे, ब्रोकरेज बिंग 1%। ठीक है, तो कौन सी डेट है, 1 जैन, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 लिख दूंगा मैं, 1 जैन 2012 को मैंने बेचे हैं, तो बाय बैंक कितने शेयर्स बेचे 13,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स में 13,000। ठीक है, डिविडेंड कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। अभी कितने में बेचे 16.5 पर शेयर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13,000 इंटू 16.5, पर इसमें से मैंने ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकरेज ऐड करूंगा या लेस करूंगा, क्या बात है, लेस करूंगा, क्योंकि बेचे है ना तो नेट होके पैसे आएंगे, ब्रोकरेज माइनस होके पैसे आने वाले, तो यहां से माइनस कर दूंगा, ओ यहां से माइनस कर दूंगा 1%, तो 13,000 इंटू 16.5 करो और माइनस 1% करो, कितना आता है 2,12,355। ओके, ये क्लियर है। सेल अमाउंट, सेल होते ही क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, ये भूलना मत, बड़े बड़े क्वेश्चन में भूल जाते हैं जनरली, क्योंकि फ्लो में अपन सॉल्व करते चले जाते हैं, पर सेल होते ही प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो उसका एक वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। चलो, तो सेल कैसे निकालते, प्रॉफिट लॉस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस अभी अभी निकाली कितनी थी 2,12,355, अभी कॉस्ट लेस कॉस्ट प्राइस। चलो देखते कॉस्ट प्राइस क्या है, एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो अमाउंट कॉलम में जो जो वो ऐड करूंगा, क्या क्या है अमाउंट कॉलम में, देखो 225 1 लाख और 24,000, 225 1 लाख और 24,000, इतने पैसे मैंने पे किए हैं, और कॉस्ट कम भी करी थी ना, देखो कॉस्ट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट भी किया था, यहाँ पे 10,000 से कम करी थी कॉस्ट, तो माइनस क्या करूंगा, माइनस 10,000, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने उससे डिवाइड कर दूंगा, ये 26,000 शेयर्स की कॉस्ट है ना मेरे हिसाब से 26,000, और मुझे कितने शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है 13,000, तो इसको इंटू क्या कर दूंगा 13,000,
169,500 कॉस्ट आ रही, कैसे निकालिए समझा है क्या? अमाउंट कॉलम में जितना भी था वो सब ऐड कर दिया, 10,000 से कॉस्ट कम करी थी तो वो माइनस कर दिया, ये पूरी कॉस्ट है 26,000 शेयर्स की, तो डिवाइड बाय क्या किया 26,000, ताकि पर शेयर कॉस्ट निकल जाए, और इनटू किया 13,000, क्योंकि मुझे 13,000 शेयर्स की कॉस्ट चाहिए, तो 169,500 आ गया, तो ये माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है 42,855 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल है ना, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, तो सेम डेट पे आएगा 1 जैन 12 सेल के डेट पे टू पीएनएल, वर्किंग नोट नंबर 3 कितना था 42,855, समझा है क्या? ये प्रॉपर बड़ा वाला क्वेश्चन है जो 10 मार्क के लिए आता है, ठीक है। इसमें डिविडेंड का एक अलग था और सेल वाला तो कर ही रहे अपन पहले से, समझा है? अभी लास्ट चीज क्वेश्चन हो गया, अभी क्या करेंगे? बैलेंस करना है, तो लास्ट में 31 मार्च 12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 13,000 शेयर्स बचे हुए, अमाउंट कॉलम में चेक करना बराबर 169,500 आना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर चेक करना अमाउंट कॉलम का बराबर इतना ही आना चाहिए, कॉस्ट है ना क्योंकि एवरेज कॉस्ट, आ रहा है? और यहां पे एक चीज बचती है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड के अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, सिर्फ डिविडेंड का अकाउंट इमेजिन करो, उसमें अपन ने बाय बैंक लिखा हुआ था, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे अभी डिविडेंड अकाउंट को? पीएनएल में डाल के, ईयर एंड पे कहाँ चला जाता है इनकम? पीएनएल में, तो अभी डिविडेंड कॉलम को यहाँ पे ईयर एंड मतलब 31 मार्च 12 को क्लोज कर देंगे टू पीएनएल, बैलेंसिंग फिगर ये भी 30,000 का डिविडेंड जो था वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, अभी सारे के सारे बैलेंसेस क्लोज हो जाएंगे, 26,000, 30,000, इधर कितना आएगा टोटल 225, 1, 3, 25, 349 और 42,855 कितना आ रहा है? किया किसी ने टोटल 391,855, ओके, 26,000, 30,000, 391,855 खत्म, अकाउंट टैली। ये था पूरा सॉल्यूशन, 3 वर्किंग नोट्स के साथ बनाया हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है ना? आसान है क्या? आसान है? यस, चलो सॉल्व करो, समझ के करना, सिर्फ छापना मत। यहाँ पे डिविडेंड इंपॉर्टेंट था, सेल वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकाला, और राइट्स वाला, ठीक है। मैं इसके बाद वर्किंग नोट्स भी दिखा दूंगा, वर्किंग नोट्स का रेफरेंस दिया करो और इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जहां जहां आ रहा है। चलो ये हो गया सबका, बोलो होमवर्क। यस, तुम्हारे अकाउंट्स का पहला होमवर्क दिल थाम के तुम्हारे सामने पेश होने जा रहा है, एकदम अच्छे से करना विदाउट फेल। होमवर्क नहीं हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए, पहला ही होमवर्क है, शुरुआत अच्छी करो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क, नवंबर 20 का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम लगा के करना तो मजा आएगा, टाइम लगा के करना, 1.8 मिनट्स होते हैं पर मार्क, तो 10 मार्क के लिए 18 मिनट है, ठीक है, 10 मार्क के लिए 18 मिनट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो खुद से कर रहे हो तो थोड़ा बफर रहा तो चलेगा, मतलब 20, 22, 23 मिनट चलेंगे, उससे ऊपर नहीं लगने चाहिए, या फिर स्टॉप वॉच लगा लेना कि तुमको कितना टाइम लगा, ठीक है, तुम्हें कितना टाइम लगा ऐसे स्टॉप वॉच लगा लेना। और अच्छा सुनो, एक मेथड बोल देता हूँ होमवर्क करने की, घर जाके या जब भी बैठोगे डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चन लेके मत बैठ जाना, पहले आज जो किया ना अभी वो रिवाइज करना, क्योंकि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, पहले वो रिवाइज करो कैसे किया है, वर्किंग नोट कैसे बनाए, और फिर ये क्वेश्चन करना, ऐसे मेथड से सॉल्व करना अच्छे से। और
बीच बीच में आंसर चेक मत करना प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है, तुम्हारे पास आंसर होते हैं, तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर चेक मत करना, पहला खुद से पूरा सॉल्व करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। जिसके पास नोट्स नहीं होंगे तो एक काम करो ना, जिसके पास नोट्स है कोई तो फोटो खींच के भेज दो सिर्फ नोट्स में से अपने, हाँ कोई तो एक भेज, तू भेज दे। ये नवंबर 20 का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का फोटो भेज दे सिर्फ। अरे पास्ट ईयर सेक्शन अलग है, पेज नंबर 11.23, पेज नंबर 11.23 पे पास्ट ईयर सेक्शन अलग है, ठीक है। चले फिर, समझा पूरा? ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे।